हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, ईपीएफओ एसएससी की सीरीज चल रही है, आपको पता है। ठीक है, हमारा आज से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है और मैं आज आपका जो मॉक टेस्ट लाया हूं वो जीए का लाया हूं। जीए में आपको 120 नंबर देखने को मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, यहाँ पे 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से सेक्शन है। तो देखिए 5 सेक्शन है। जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग, जीए, जीके, क्वांट, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर लिटरेसी, ये आपके 5 सेक्शन है। इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, जिसमें से आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे और ये बाकी सब 30-30 के। और यहाँ पे आप देखोगे कंप्यूटर आपका 10 नंबर का, जो कि 40 आपको मार्क्स मिलेंगे। और याद रखना, ये है आपके कौन से मार्क्स जिसे आप अच्छे से, जिसे आप बहुत जल्दी, मतलब कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स लेके आएगा। ये आप ध्यान देना यहाँ पे कि ये है आपके कौन से मार्क्स, लड्डू है आपका एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आप इसे एक्वायर कर लोगे इजीली। ओके, चलो अगला क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। अपने आप देखना, ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिए, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। जब आपको पता चलेगा वीडियो क्वेश्चन का लेवल, तो आप खुद भी समझ जाओगे कि हाँ क्वेश्चन का लेवल था। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने आए। तो क्या करना कि एक पेन जो कॉपी है उसमें 1 से लेकर 30 लिख लेना। उसके बाद आपका क्या आंसर है मेरे देने से पहले आप अपने आप वहां पे लिख लेना। फिर उसके बाद आप लोग अपने आप को मार्किंग देना कि मैंने कितने सही करे, कितने गलत करे। और करंट के भी इसमें क्वेश्चन है, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन मैंने ऐड करे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सबके ऐड करे में। ठीक है, और लेवल क्या है क्वेश्चन का मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी रिवर ऐसी है जो कि नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में एंटर करती है। नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये आप यहाँ पे ध्यान देना। और ये नदी कौन सी है? ये नदी सांगपो है। अब जो सांगपो नदी है ना, यू टर्न लेकर आती है भारत में, यहाँ पे इसको दिबांग कहते हैं। और उसके बाद ये एंटर करती है असम में, जहां पर इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जहां पर ये जाती है बांग्लादेश में, जहां पे इसको जमुना कहते हैं। सारा बता दिया आपको। आंसर क्या है आपका यहाँ पे? ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इसमें से किस स्टेट के पास इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है? तो बिहार की तो आपको पता है नेपाल से लगती है। छत्तीसगढ़ की कोई भी बाउंड्री नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? छत्तीसगढ़ आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। छत्तीसगढ़ किससे कट के बना है? तो मध्य प्रदेश से कटकर बना है। ओके, अब ये कब बना है? 1 जनवरी 2000 को बना है। अब ये उत्तराखंड जो है, ये उत्तराखंड यूपी से कट के बना था। उत्तराखंड की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किससे लगती है? चाइना, जिसे हम तिब्बत कहते हैं। ओके, अब नेपाल से भी लगती है, इसकी 2 से लगती है। यूपी से कटकर 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था। मेघालय की जो सीमा है ये बांग्लादेश से लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ साइट्रस फ्रूट। अब यहाँ पे आपने बताया इनमें से जितने भी रीजन है, इनमें से कौन सा एक खट्टे फलों का एक मुख्य सप्लायर है, एक प्रदायक है? तो इक्वेटोरियल रीजन होता है गर्म रीजन। ठीक है, मेडिटेरियन रीजन क्या होता है? ड्राई समर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? ह्यूमिडिटी भी होती है, साथ साथ में आपको यहाँ पे गर्म भी देखने को मिलेगा। तो यही ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे आपको खट्टे फल, जैसे अंगूर की सबसे बड़ी खेती ही मेडिटेरियन क्षेत्र में होती है। और आपको पता है ना भूमध्य सागर कहां पर है? भूमध्य सागर किसको अलग करता है? यूरोप को किससे करता है? अफ्रीका से अलग करता है। ये भी ध्यान देना यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो गया। कोरल रीफ, कोरल रीफ क्या होते हैं? ये होते हैं आपके प्रवाल भित्ति। कोरल रीफ का मतलब होता है जब समुद्र में जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी जो हड्डियां होती है, हड्डी एक जगह जमा हो जाती है। जब वो जमा हो जाती है उसे कोरल रीफ कहते हैं। उन हड्डियों में जो समुद्री जीव है वो अपने घर बना लेते हैं, और घर बनाने के बाद वो कोरल रीफ बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कोरल रीफ है ये कहां पे नहीं मिलता? लक्षद्वीप में मिलता है अच्छे से, गल्फ ऑफ कच्छ में मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है, गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं मिलता। ये आप ध्यान देना। गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर है? साउथ में है। गल्फ ऑफ कच्छ कहां पर है? गुजरात के पास है। लक्षद्वीप तो आपको पता है ये आपका अरेबियन आइलैंड में है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज जूट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट कल्टिवेटेड। तो यहाँ पे आपने बताना इसमें से किस राज्य में जूट को हम नहीं उगाते हैं। तो ध्यान देना कि भारत जूट का सबसे अच्छा, मतलब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। और ध्यान दो दूसरी चीज कि वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि जूट वहां पे नहीं उगता है। और ये किसके लिए फेमस है? टोबैको के लिए फेमस है। अगर कौन से ग्रीक फिलोसफर ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पे जो टर्म है, जो शब्द है ज्योग्राफी, इसको दिया था कि एक ज्योग्राफी भी एक शब्द होता है। यूक्लिड नहीं है, ये तो मैथ्स का है, आपको पता है। प्लेटो भी नहीं है। ठीक है, तो इरोस्थेनीज। अब ये जो इरोस्थेनीज है ना, इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन, ठीक है, ये माउंटेन होगा, 10 कुछ नहीं है, सेपरेट्स ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। ब्लैक सी आपको पता है ना, सी का मतलब ये नहीं है कि ये सी होगा। ये सी ऐसा है जहां जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? एक तरीके से कंट्री से घिरा हुआ है। तो काला सागर और कैस्पियन सागर को कौन सा पर्वत जोड़ता है? तो मैं आपको यूराल के बारे में बताता हूं। यूराल
कौन सा है? यूरोप और एशिया को अलग करता है यूराल। हालांकि ये किसमें है? आपको यूएसएसआर यानी कि रशिया में देखने को मिलेगा। तो कॉकेकस ये आपका राइट आंसर है। तो ये आपका माउंटेन सेपरेट करता है ब्लैक सी और कैस्पियन सी को। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक रेन कॉजिंग थंडरस्टॉर्म मतलब कि एक हवा आंधी है जो कि हॉट वेदर सीजन में आती है कर्नाटक में। इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूं, कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, और ये जब हवा चलती है तो ये वहां का जो वेदर है उसे गर्म कर देती है। गर्म करने के कारण वहां पर जो कॉफी है वो अच्छे से हो जाती है। तो वो कौन सी है? वो है आपकी चेरी ब्लॉसम नामक जो आंधी हवा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉफी के प्रोडक्शन के लिए। काल बैसाखी बंगाल का है, लू आपका नॉर्दर्न इंडिया का है, मैंगो सागर भी आपको साउथ में देखने को मिल जाएगा। Which one of the following is the largest freshwater lake in India? तो भारत में सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील कौन सी है? चिल्का सबसे बड़ी कौन सी है? फ्रेश वाटर लेक है चिल्का, फ्रेश नहीं सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। डल सेकंड लार्जेस्ट है फ्रेश वाटर। लोकटक, लोकटक इसके अंदर है तैरता हुआ, ठीक है। लोकटक कौन सी है? ये आपका लोकटक आपको सबसे इंपॉर्टेंट किया इसका मुझे बताना है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है इसमें या नहीं है, ठीक है। वूलर है आपका राइट आंसर। ये आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, ओके। अगला देखो यहाँ पे कि भाई कौन सा जो आर्टिकल है, आपने बताना कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो गवर्नमेंट होती है वो अपने एक्सपेंडिचर, वो अपने एस्टिमेटेड, वो अपने रिसिप्ट वो पार्लियामेंट के सामने पेश करती है, और जिसे हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आर्टिकल 110, ये तो मनी बिल है, ठीक है। 112 नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर 112 है, सॉरी 112 है। ये आपने 11 और 13 बताना है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? यहाँ पे सी हो गया, आर्टिकल 112। और ये जो बुगेट बजट है हमारा, बुगेट सबसे बना हुआ है। बुगेट सबका मतलब होता है बैग, और ये कहां से लिया है? फ्रांस से लिया गया। अब ईपीएफओ का हमारा सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का आप कोर्स बाय कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, वीकली ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी ली जाएंगी। तो ये आप ध्यान देना कि आप जब आप तैयारी कर रहे हो, तो जब तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से सिलेक्ट होने के लिए ही करो। गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि ये लेवल का एग्जाम ऐसा नहीं है कि कोई भी निकाल देगा, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए। तो कोर्स बाय कर सकते हैं, फायदा ही मिलेगा आपको, इससे नुकसान कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखेंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 371 है। आपको पता है ना आर्टिकल 370 का क्या था? आर्टिकल 370 क्या था आपको पता है? ये आपका जेएनके से, जब जेएनके की स्टैब्लिशमेंट, यानी कि आप समझ सकते हो 31 अक्टूबर 2019 को जेएनके को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके साथ साथ आपको पता है 35A जो कि स्पेशल स्टेटस देता था जेएनके को, वो भी खत्म कर दिया। आर्टिकल 370 भी खत्म कर दिया, दोनों ही यहाँ पे खत्म कर दिए। तो लेकिन 371 किसका है? यह है आपका नागालैंड का, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाउ मेनी जोनल काउंसिल वर सेटअप वाइड पार्ट 3 ऑफ द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट? तो याद रखो स्टेट ट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? 1956 आया था। स्टेट यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से ही आंध्र प्रदेश का गठन होता है। पहला आंध्र प्रदेश क्या है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, लिंग्विस्टिक फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। तो रीऑर्गेनाइजेशन जोनल काउंसिल क्या होती है? भारत को 5 जोन्स में बांटा गया है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और सेंट्रल जोन। ये आपको समझ में आ गया। और एक और जोन यहाँ पे दिया है नॉर्थ ईस्ट जोन, हालांकि इसको ऐड करा गया, ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया है। तो भारत में 5 जोनल काउंसिल्स हैं, ये आप ध्यान देना वर्तमान में। अब एक और जो है उसको ऐड किया है या नहीं किया है, इसका कंफर्मेशन आप लोग मुझे देना कि ये जो नॉर्थ ईस्ट जोन है ये डिक्लेयर कराए कि नहीं कराए। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे? जो आपका जोनल काउंसिल है ना, जो आपका जोनल काउंसिल है, ये जोनल काउंसिल होता है, इसका हेड कौन होता है? तो होम मिनिस्टर होता है, यानी कि अमित शाह होंगे वर्तमान में। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो आप याद रखोगे तो आंसर क्या है? 5। अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं। चलिए विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं राज्य की विधायिका, ठीक है, तो राज्य इसे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में आपको 2 मिलेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में 2 मिलेंगे। एक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेम ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। तो ये हर स्टेट में नहीं है, ओके। तो कौन से स्टेट में मैं यहां पे बता देता हूं, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओके। ये 5 हो गए। तो यहाँ पे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? देखिए ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन इसमें यहाँ पे रॉन्गली एंटर्ड है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया क्षेत्र। सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सार्क की स्टेप, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसके 8 सदस्य हैं। अफगानिस्तान को अभी रिसेंटली अफगानिस्तान भी है इसमें। तो दक्षिण एशियाई
जो सार्क की स्टैब्लिशमेंट होती है वो कहां पे होती है? तो मैं बता दूं, सार्क स्टैब्लिश हुआ था 1985 में, और महबूब वकार उल मुल्क, ठीक है, ये थे इसके ब्रेन चाइल्ड बोल सकते हैं, सार्क इनका ब्रेन चाइल्ड है। तो ढाका में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है, ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन आप याद रखना कि 1986 में इसकी पहली मीटिंग तो यहां पे हो गई, भारत में पहली मीटिंग बेंगलुरु में होती है, और वर्तमान में इसका सेक्रेटरीट कहां पर है? नेपाल के काठमांडू में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन वो वाला जो पिछला क्वेश्चन था इंग्लिश में। तो यहां पर आपने बताना है कि भाई किसने कंसेप्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का। जब आप बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, कौन निकालता है इसको? ये कौन निकालता है? यूएनएसडी निकालता है या यूएनडीपी निकालता है? मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप भारत को देखोगे तो 130 132 के आसपास ही रहता है ज्यादातर हमेशा। अब यहाँ पे आपने बताना है कि ये जो कंसेप्ट है कौन लेके आया था। तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान से ये व्यक्ति हैं जिनको नोबेल मिल चुका है इकोनॉमी में, तो ये है आपके महबूबुल हक। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अमर्त्य सेन की भी हेल्प ली थी। ये भारत मूल के व्यक्ति हैं जिनको क्या मिल चुका है यहाँ पे, इनके जो डेवलपमेंट्री इकोनॉमिक्स के वजह से इनको यहाँ पे नोबेल भी मिल चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, गिनी कोएफिशिएंट और गिनी रेशियो हम किस चीज का मेजरमेंट निकालने के लिए इकोनॉमी में यूज करते हैं? क्या हम इससे महंगाई निकालते हैं? क्या हम इससे गरीबी निकालते हैं? क्या हम इससे आय असमानता निकालते हैं? या फिर हम इसमें व्यक्तित्व आय यानी कि पर्सनल इनकम निकालते हैं? तो ध्यान दो, यहां पर हम लोग क्या निकालते हैं इससे? आय असमानता, यानी कि जो इनकम की इनइक्वालिटी है गरीब अमीर में, मिडिल क्लास हाई क्लास में, अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में कितनी आय की विषमता है। जैसे मैं अगर 1 लाख रुपए कमा रहा हूं तो वो कितना कमा रहा है, तो ये सब विषमता होती है। Who among the following started the Indian Agriculture Service? तो इंडियन भारतीय कृषि सेवा, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है उसी प्रकार से होता है। तो ये किसने करी थी? ये आपका आ जाएगा लॉर्ड मिंटो ने इसको शुरुआत किया था। विलियम पेंटिक कौन है? ये भारत के पहले गवर्नर जनरल जो कि 1833 में बने थे। लॉर्ड रिपन कौन है? जिसके टाइम पे 1885 में आईएनसी का गठन हुआ था। लॉर्ड कर्जन कौन है? जिसके टाइम पे 1905 में ये क्या कर रहे थे? बंगाल को विभाजित कर रहे थे। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है, यानी कि जो भी आपका लिक्विड है वो इवेपोरेट होगा वो किस पर डिपेंड नहीं करता है बेसिकली। तो टेम्परेचर पे तो करता है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतना इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ह्यूमिडिटी से भी फर्क पड़ता है, भाई ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन कम होगी, क्योंकि वहां पे जो माहौल है वो ठंडा होगा। अब यहाँ पे अगला पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th क्लास से पढ़ रहे हो आप लोग, सुसाइड बैग ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं? देखिए सुसाइड बैग भी बता दूंगा और पावर हाउस भी बता दूंगा। तो सुसाइड बैग क्या है? लाइसोसोम। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। Which one of the following acid is also known as vitamin C? बहुत सिंपल है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखोगे टार्टरिक एसिड जो होता है ये है आपका नेचुरल सबसे खट्टा पदार्थ, सिरका से भी खट्टा होता है एक तरीके से आप समझ सकते हो। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ये आप यहाँ पे ध्यान देना। Which one of the following is the motto of NCC नेशनल कैडेट कोर का यहाँ पे मोटो क्या है? तो इनका मोटो है आपका यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। ये जो युवा होते हैं स्कूल और कॉलेज में उनको भर्ती करते हैं ताकि कभी जरूरत पड़ने पर इनकी जो सहायता है वो ली जा सके। इन इंडिया मई 21 इज ऑब्जर्व एज, तो मई 21 और 1991 को राजीव गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया था, जिसके वजह से इनके इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं। एनआरआई डे हम मनाते हैं 9 जनवरी को, और 9 जनवरी 1915 में गांधी जी पूर्ण रूप से भारत आ गए थे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम 11 मई को मनाते हैं, क्योंकि 1998 को यहाँ पे परमाणु जो पोखरण 2 है उसका टेस्ट किया गया था। नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं 12 जनवरी को, ये किसके जयंती में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की जयंती में मनाते हैं। ओके, द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी फंक्शंस अंडर, तो डोप टेस्ट क्या होता है? अब ये मान लीजिए खेल में अगर कोई व्यक्ति उसने कुछ चीज ऐसी खा रखी जिससे उसके जो प्रदर्शन है वो अच्छा होते जा रहा है या फिर बेटर होते जा रहा है, दूसरों के लिए क्या है? ये एक तरीके से दूसरों के लिए हानिकारक है, आप यही बोल सकते हैं दूसरे का कंपटीशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस आप नहीं लेंगे खेलते वक्त, तो ये उस चीज को चेक करता है। तो ये किसके अंडर में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको क्या करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत ले लेते हैं। ट्रिपल इज अ न्यू फॉर्मेट, ट्रिपल एक फॉर्मेट है, किस गेम का है? तो ये है आपका बैडमिंटन का, ये आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब मुझे बताना चेस किस देश का नेशनल
स्पोर्ट्स है। ओके, द सासाकावा अवार्ड यूनाइटेड नेशन देता है, तो ये किस फील्ड में देता है? तो ये देता है डिजास्टर रिडक्शन के फील्ड में देता है। देखो मैंने आपको 25 क्वेश्चन ऐसे दिखाए जो कि आपको सारे के सारे मिक्स मिलेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। आपको यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मिली, आपको यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के क्वेश्चन भी मिले, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स का क्वेश्चन भी मिला, यहाँ पे आपको अवार्ड भी मिला। तो ऐसे तैयारी करनी है आपको मॉक टेस्ट में कि आपके सारे के सारे कवर हो जाए। अब यहाँ पे आपके करंट अफेयर आएंगे, तो यहाँ पे आपने बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट। तो ये किसके साथ लॉन्च किया है? देखो वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ये है आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1935 में होती है, ये ध्यान देना आप लोग। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुझे ये लिख के बताओ, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? स्टेट बैंक की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1955 में होती है, क्योंकि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हमने क्या कर दिया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ट्रॉपिकल स्टॉर्म साइक्लोन मोका इज द बे ऑफ बंगाल वाज नेम्ड बाय विच कंट्री? तो आपको पता होगा, जो जैसे ये इंडिया हो गया, इंडिया के आसपास क्या है? ये इंडियन ओशन है। तो यहाँ के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं, यहाँ पे जितने भी साइक्लोन्स आएंगे तो इनको बारी बारी से क्या मिलता है? चांस मिलता है कि इस बार आप रखोगे, इस बार आप रखोगे, इस बार आप रखोगे। तो यहाँ पे जो साइक्लोन आया इस बार, उसका नाम यमन ने रखा है, और यमन की जो मोका एक सिटी है। ओके, तो इंडिया है साइंड MOU विद विच कंट्री टू इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन इंडिया? तो भारत ने किस देश के साथ यहाँ पे एक तरीके से क्या कर रहा है? सहयोग कर रहा है कि आप हमारे साथ जो यहाँ पे आपका औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, आप उस पर हमारा साथ देंगे, उसको डेवलपमेंट करेंगे। तो वो कौन सा देश है? वो है आपका इजराइल। ओके, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन रखी है वाइजाग टेक पार्क की। तो ये किस ग्रुप के द्वारा स्टैब्लिश किया गया? तो आपको पता है अडानी ग्रुप ने इसको क्या करा है? स्टैब्लिश करा है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन मई 2023? अब ध्यान दो, रैंक्स क्या होते हैं? रैंक्स सबसे पहले आप जाओगे तो फ्लाइंग ऑफिसर होता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट आता है, ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, तो स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, ये आप ध्यान देना, एयर कमांडर, फिर एयर वाइस मार्शल और फिर मार्शल। तो यहाँ पे जो ये होगा आपका एयर मार्शल बोलते हैं, एयर वाइस मार्शल के बाद एयर मार्शल। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को क्या करा है? यहाँ पे वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स के रूप में हमने क्या करा है? एक्सेप्ट किया है। तो गाइज ये आप देख रहे हो पहला मॉक टेस्ट है, आपको कम टाइम में मैंने जल्दी जल्दी करवाया ताकि आपका टाइम कम लगे और यहाँ पे आप इजीली उसको समझ पाए। ऐसा ही मॉक टेस्ट आपके लिए और भी आते रहेंगे। ओके, जो कोर्स है उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।